ये दृष्टि का पेपर है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 14 है और फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 4। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। 150 क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हस्ताक्षरित संधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए गए थे? अराकोसिया, गैड्रोसिया और पारोप मिशाते, तीनों क्षेत्र इसमें मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए गए थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो नियंत्रण था किन किन क्षेत्रों पर? यहाँ पर गंगा के मैदान, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर और पश्चिमी भारत, दक्कन के पठार पर इन पर नियंत्रण स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत ऐसे कुछ क्षेत्र थे जो मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। इसमें डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 2, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के साथ घटकों जो सप्तांगों में से एक नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है ये बताना है। इसमें स्वामी मित्र कोश, इसमें 1, 2, 4 तो हैं लेकिन तीसरा इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें जो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसमें राज्य के सप्तांग कौटिल्य के अनुसार देखें, जो स्वामी होता था वो राजा, उसको राजा बोला जाता था। अमात्य को मंत्री, इसमें क्वेश्चंस आए हुए भी हैं पहले। और यहाँ पर मित्र वो सहयोगी, जो कोश होता है उसको खजाना, दंड न्याय या सैन्य व्यवस्था, और जनपद क्षेत्र और उसके निवासी, और दुर्ग एक किलाबंद राजधानी होती थी। नेक्स्ट 3, मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जिला प्रशासन का समग्र प्रभारी था? इसमें यहाँ पर युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक तीनों ही थे। तो डी आंसर इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट 4, पुष्यमित्र शुंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। वह यवनों के साथ अपने संघर्ष के लिए जाना जाता था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखना है। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन, उसने अपने शासनकाल के दौरान अश्वमेध यज्ञ भी किया था। दोनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर इसमें सही आंसर है। जो पुराणों के अनुसार शुंग वंश है उसने भारत पर 112 वर्षों तक, कितना 112 वर्षों तक पुराणों के अनुसार है ये शासन किया था। और जिसका जो केंद्र था वो मगध था। मगध बिहार में स्थित है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य सिंहासन का अनाधिकार ग्रहण किए जाने का जो पुराणों में और बाण भट्ट के जो हर चरित्र है इनमें दोनों में ही मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि कुषाण शासकों ने ग्रहण की थी? इसमें यहाँ पर की थी ये देवपुत्र की भी, सोटर की भी और केसर की भी और चक्रवर्ती की। तो इसमें चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं। डी आंसर इसमें सही होगा, डी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है 6, निम्नलिखित में से कौन से पतन प्राचीन काल, इसमें यहाँ पर प्राचीन काल में भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित थे? इसमें थे यहाँ पर भरूच, कल्याण और चोल। 1, 2, 4, लेकिन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन नहीं है। इसमें अरिका मेडू, इसमें भरूच, कल्याण, सोपारा और चोल ये पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण पत्तन थे जो पश्चिमी घाट के माध्यम से कोंकण तट और अंतर्देशीय व्यापार मार्गों से जुड़े हुए थे। तो इसका डी आंसर सही होगा। अरिकामेडु पुदुचेरी के समीप है, ये दक्षिण पूर्वी तट पर स्थापित है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया ये पश्चिमी तट पर पूछा गया है। डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है 7, सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है सातवाहन शासकों को आंध्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें पहला जो सातवाहन शासक हैं उनको आंध्र भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सिमुक इस वंश का संस्थापक था। दोनों ऑप्शन इसके सही है, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिणापथ के राजाओं के विरुद्ध समुद्रगुप्त के अभियान का वर्णन ये मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 9, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। इसमें पहला है समुद्रगुप्त महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र राजा था। ये ऑप्शन इसका गलत है। जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले प्रमुख स्वतंत्र शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज
राजाओं का महान राजा की उपाधि धारण की थी। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ना कि समुद्रगुप्त। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसके राज्य का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये जो चंद्रगुप्त और उसकी रानी कुमार देवी थी उसकी छवियां और पृष्ठभाग पर एक आसीन देवी अंकित है। तो बी आंसर इसका सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट है 10, मोहम्मद गोरी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासन पर शासन किया था? ये किया था लाहौर, यहाँ पर इसमें लाहौर पर किया था। डी आंसर इसमें सही है, मोहम्मद गोरी के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। डी है इसका। नेक्स्ट है 11, एकता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। एकता के धारक को मुक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। दूसरा है मुक्ति राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी था और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करता था। इसके दोनों ऑप्शन सही है, सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 12, कराधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही कथन भी देखना है। पहला है खराज। जो खराज होता था युद्ध में प्राप्त लूट का 5वां हिस्सा होता था। इसमें खुम्स होता था, ना कि खराज होता था। और ये यहाँ पर 5वां हिस्सा ही होता था, लेकिन खुम्स है इसका। इसमें जो खुम्स है एक भूमिकर था, इसमें खुम्स भूमिकर नहीं था जबकि खराज था। तो इसमें ना दोनों ऐसे अपोजिट करके दिए हुए हैं, तो इसमें ना तो एक होगा ना ही 2 होगा, दोनों ऑप्शन इसके गलत है। डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 13, बहमनी साम्राज्य के उत्तरवर्ती राज्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें गलत है? गलत ऑप्शन इसमें देखना है। निजाम शाही की बात करें तो ये यहाँ पर अहमदनगर से ही संबंधित है और इसमें बीजापुर के आदिल शाही, ठीक है, यहाँ पर ये भी इमाद शाही, ये बरार के जो यहाँ पर बरार है। फिर यहाँ पर ये बरीद शाही, ये गोलकुंडा के नहीं है, जबकि गोलकुंडा के यहाँ पर बात करें तो कुतुब शाही और बीदर के यहाँ पर बीदर से बरीद शाही थे, यहाँ पर ये बीदर से संबंधित थे और गोलकुंडा से कुतुब शाही। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। और ये यहाँ पर पूछा है बहमनी साम्राज्य के उत्तरवर्ती, मतलब जो कृष्णदेव राय 1509 से 1529 विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। और यहाँ पर बहमनी साम्राज्य के पतन के जो कारण थे, इनमें से 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। नेक्स्ट है 14, फर्नाओ नूनिज और डोमिंगो पेस ने क्रम से किसके शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? ये किया था यहाँ पर ये कृष्णदेव राय और अच्युत राय। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 15, अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में बैरम खां किस पद पर थे? ये थे वकील उस सल्तनत काल पर। बैरम खां, यहाँ पर इसमें बैरम खां अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में थे, ये वकील उस सल्तनत, यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 16, मुगल भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। पहला ऑप्शन है खालिशा भूमि को करोड़ी के प्रत्यक्ष प्रभार में रखा गया था। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो खालिशा भूमि है ये सीधे मुगल सम्राट के नियंत्रण में थी और उसे अनिवार्य रूप से करोड़ी के अधीन नहीं रखा जाता था। ये प्रशासनिक ढांचे के आधार पर जो अधिकारी होते थे खालिशा भूमि के विभिन्न भागों का प्रबंधन भी कर सकते थे। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है करोड़ी फसल कटाई के दौरान अन्न के दामों की निगरानी करता था और इसकी सूचना केंद्र प्रशासन को देता था। दूसरा ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी में आ रहा है, केवल 2 आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 17, वर्ष 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु किस किले में आकस्मिक बारूद विस्फोट के कारण हुई थी? ये हुई थी 1545 में हुई थी और बुंदेलखंड में कालिंजर किले की घेराबंदी करते समय हुई थी। कालिंजर, तो बी आंसर इसमें सही है 1545 में। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के प्रथम दक्कन अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था अब्दुल रहीम खान ए खाना। इसमें ये ठीक है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 19, वर्ष 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन गांवों के जमींदारी अधिकारों का क्रय किया? इसमें किया था सुतानाती,
कलकत्ता और गोविंदपुर। ए आंसर इसमें सही आंसर होगा। और इसमें यहाँ पर ये 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर गांवों के जमींदारी अधिकारों को क्रय कर लिया था। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर कोया विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। विद्रोह का नेतृत्व तोमा डोरा ने किया था। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन ठीक है। ये इस विद्रोह की बात करें तो ये 1779 से 80 के बीच में था और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में शुरू हुआ था और ओडिशा के कोरापुट जिले के जो मलका नगरी है उस क्षेत्र के कुछ भागों में भी ये फैल गया था। तो तोमा डोरा ने ही ये किया था इसका नेतृत्व। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है यह विद्रोह वर्तमान आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र तक ही सीमित था। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर भी हमने देखा था ये उड़ीसा में भी और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है और पहला ऑप्शन इसका सही है। तो केवल ए आंसर ही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है राजा राममोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस भी देखने हैं। सही पहला है वर्ष 1814 में कलकत्ता आगमन के बाद उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर 1814 में, तो इसमें ठीक है पहला ऑप्शन जो राजा राममोहन राय थे उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में ही की थी। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय भाषा में उनके लेखन और अनुवादों ने बंगाली भाषा के विकास में मदद की। दोनों ऑप्शन इसमें सही है तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 22 रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये 1897 में हुई थी और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक सेवा और मानवीय कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो इसमें यहाँ पर सी आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट है 23 महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से कब की थी? ये की थी 12 मार्च 1930। ये 12 मार्च 1930 है और यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 24 दिन बाद वो दांडी पहुँच भी गए थे। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 24 लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने न्यायिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। उन्होंने ऊपरी प्रांतों के लिए इलाहाबाद में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में पूछा गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन है न्यायालय की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान फारसी भाषा ने ले लिया था। इसमें ये गलत है। फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को न्यायालयों की आधिकारिक भाषा बनाकर एक व्यापक भाषाई सुधार पेश किया था, ना कि इसमें भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान फारसी ने लिया था। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन ठीक है, केवल ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 25 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन भी देखने हैं। क्षेत्रीय नियंत्रण एवं राजस्व संग्रह के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए 20 वर्षीय पट्टे का नवीनीकरण यहाँ पर किया गया था, ठीक है। और चीन के साथ व्यापार और चाय पर कंपनी का जो एकाधिकार था उसमें समाप्त हो गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में। 1833 में चीन के साथ व्यापार और चाय का जो कंपनी का एकाधिकार था उसको रखा गया था, लेकिन ये भी 1833 में समाप्त हो गया था। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा। 1813 और 1833 का इसमें थोड़ा सा यहाँ पर इसको लेकर हो सकता है। नेक्स्ट 26 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? ये वर्ष 1922 जब गया में हुआ था और इसमें इसकी जो अध्यक्षता की थी CR दास चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। और इसमें स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। तो इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 27 भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय प्रसार लगभग 29 से 30
डिग्री है। ठीक है, ये 29 से 30 डिग्री है और इसमें यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारतीय मानक समय IST के लिए मानक यामोत्तर के रूप में भी चुना गया। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है और इसमें यहाँ पर ये 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच माध्य समय से ये आगे है जो मानक रेखा है। और इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से गुजरती है और भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक होती है यूपी MP छोड़ो आप, तो यूपी हो जाएगा, फिर यहाँ पर MP हो गया, छोड़ो छोड़ो मतलब कि इसमें छत्तीसगढ़ भी आ रहा है और उड़ीसा भी आ रहा है, आपका मतलब हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 28, भारत के साथ साझा की जाने वाली स्थल सीमा की लंबाई के आधार पर इसके निम्नलिखित पड़ोसी देशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही मतलब कि इसकी जो भी डिस्टेंस है उसको घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा जो लगती है बांग्लादेश से लगती है, तो दूसरे से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर चीन है दूसरे स्थान पर। बांग्लादेश के साथ देखें तो इसमें 4096 है, चीन के साथ है इसमें 3488, तो इसमें 2 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में जो लगती है 3323 किलोमीटर की लगती है भारत की सीमा। नेपाल के साथ कम है 1751 और अफगानिस्तान की भारत के साथ में सबसे कम लगती है अगर पड़ोसी देशों का देखा जाए। तो 3 सबसे बाद में आएगा, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 29, भारत के पश्चिमतम और पूर्वोत्तम बिंदुओं को क्रमशः कौन से स्थान दर्शाते हैं। इसमें यहाँ पर दर्शाते हैं यहाँ पर ग्वार, मोती और किबुथु। ये किबुथु ये है अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ पर ये पड़ता है गुजरात में। तो इसमें जो होगा आंसर ए ऑप्शन ए सही है और ये कच्छ जिले के लखपत के निकट स्थित है गुहार मोती। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 30, उत्तरी मैदानों के निम्नलिखित भू आकृतिक क्षेत्रों को उत्तर से दक्षिण की सही क्रमावली में व्यवस्थित करना है। इसमें यहाँ पर सही देखना है। इसमें पहला है जैसे भांगर, फिर भाबर, डेल्टा और तराई। तो पहले जो होता है यहाँ पर भाबर होगा, ठीक है, पहले भाबर होगा तो पहले आएगा दूसरा, फिर उसके बाद जो आएगा चौथा आएगा तराई, फिर तराई आता है, डेल्टा सबसे बाद में आएगा, फिर आएगा यहाँ पर भांगर आएगा, फिर उसके बाद आएगा 3, 2 4 1 3 सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही आंसर है। भाबर होता है, फिर तराई होता है, भांगर होता है, फिर डेल्टा होता है, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 31, हिंद महासागर के द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन भी देखने हैं। इसमें पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन ठीक है, 10 डिग्री पर ही करता है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह पूरी तरह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित हैं और ये अटॉल प्रकार के जो प्रवाल हैं और रीफ उससे बने हुए हैं। दोनों ऑप्शन इसके सही है, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 32, इधर पर्वतीय दर्रा और संयोजित क्षेत्र दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर मिलान करके बताना है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से भी जोड़ता है। इसमें यहाँ पर तीसरा होगा, इसमें 2 स्टार्ट हो रहे हैं। बनिहाल दर्रा की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर में है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित। जम्मू को ये श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को ये श्रीनगर से जोड़ेगा, तो इसमें जो होगा यहाँ पर बी का चौथा होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ए का तीसरा और बी का चौथा, सी का इसमें यहाँ पर दूसरा है। ये जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को, नाथुला दर्रा की बात करें तो सिक्किम और तिब्बत को। ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित में से यहाँ पर देखना है, ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही युग्म नहीं है, इसमें गलत देखना है। तो पहला इसमें गिरिडीह है, ये झारखंड में ही स्थित है, ये झारखंड में है और ये कोयला का एक क्षेत्र है, ये कोयला समृद्ध भंडार के लिए
प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पर इसमें देखें दूसरा कोरबा, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है और यहाँ पर ये हसदेव अरंडकोल बेल्ट का हिस्सा भी है। फिर रानीगंज, रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। लेकिन सिंगरौली, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। ये भी एक कोयला क्षेत्र है। तो डी आंसर इसका सही होगा, गलत ऑप्शन इसमें पूछा गया है। 34 है, इसमें कथन और कारण दिए हुए हैं। काली मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ से समृद्ध होती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर गलत है। जो काली मृदा होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ से समृद्ध नहीं होती है। काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहा जाता है और ये दक्कन के पठार में पाई जाती है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में विस्तृत है। पहला ऑप्शन तो इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है काली मृदा में स्वतः जुताई की जो प्रक्रिया है उसका गुण पाया जाता है। आर ऑप्शन इसमें सही है और ए गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ए गलत, आर सही, बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 35, इसमें वनों के प्रकार दिए और उधर यहाँ पर वृक्ष प्रजातियाँ दी गई हैं। इसमें यहाँ पर मिलान करके बताना है कौन सा सही होगा। अब इसमें यहाँ पर देखें, पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये होगा यहाँ पर एनी से। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये एनी होते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन, जो आर्द्र पर्णपाती वन होगा ये यहाँ पर होगा कुसुम। आर्द्र पर्णपाती वन ये होता है। फिर यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो कंटक वन होगा वो यहाँ पर खेरी होगा। फिर यहाँ पर पर्वतीय वन, पर्वतीय वन कौन से होते हैं? देवदार होते हैं। तो डी का चौथा जो आ रहा है इसमें सी में ही आ रहा है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। अब इसमें यहाँ पर देखें जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं उसके लिए वहाँ पर वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और यहाँ पर वृक्ष की प्रजातियाँ जैसे एनी होगा, आबूनस, महोगनी, रोजवुड, रबर, बांस और सिनकोना इसमें शामिल होते हैं। आर्द्र पर्णपाती की इसमें बात करें तो इसमें 100 से लेके 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब इधर ये लिख के और यहाँ पर वर्षा का दिया भी जा सकता है किसमें कितनी वर्षा होती है। तो इसमें आर्द्र पर्णपाती वनों में होती है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन। और इसमें यहाँ पर जो प्रजातियाँ होंगी वृक्षों की वो होंगी साल, सागौन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, अर्जुन और बांस। इसमें शुष्क पर्णपाती वनों की बात करें तो इसमें 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और यहाँ पर सागौन, पलास, बेल होगी, खैर, ये इस तरीके के यहाँ पर वृक्षों की प्रजातियाँ मिलेंगी। और कांटेदार वनों की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर वर्षा होती है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र इनको कहा जाता है। इसमें जैसे बबूल होगा, खेर होगा, कैक्टस होंगे, खेजड़ी और खजूर। फिर यहाँ पर पर्वतीय वनों का दिया हुआ है। पर्वतीय वनों का यहाँ पर ये समशीतोष्ण प्रजातियाँ होती हैं और इसमें वृक्षों की प्रजातियाँ जो होंगी ओक, सिल्वर, फर, देवदार, स्प्रूस, रोडोडेंड्रोन इस तरीके के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें 36। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस क्या हैं। पहला है नॉर्मन बोरलॉग को वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों HYV पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इसमें सही है पहला ऑप्शन, इन्हें हरित क्रांति वैश्विक स्तर पर। जबकि हम भारत में देखें तो स्वामीनाथन थे जिनका निधन भी हो गया था 2024 में। एस स्वामीनाथन ने भारत में HYV बीजों की शुरुआत करने और हरित क्रांति का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 37 है निम्नलिखित देशों को वैश्विक चाय उत्पादन में उनके योगदान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें यहाँ पर देखिए पूछा हुआ है ये चाय उत्पादन में
अवरोही क्रम में मतलब कि घटते हुए क्रम में देखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा चीन है, यहाँ पर चौथे से स्टार्ट होगा, 4 होगा, फिर इसमें भारत है, भारत के बाद केन्या है, केन्या के बाद इसमें श्रीलंका है। तो 4 2 3 1 ए में आ रहा है, ए आंसर इसमें सही कथन है। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। लौह अयस्क का पूछा गया है तो ये है उड़ीसा, इसमें सी आंसर इसका सही आंसर है। तो इसमें बात करें उड़ीसा का पहले नंबर पे है और 104.63 मिलियन टन का उत्पादन किया गया। ये भारत की कुल उत्पादन का 51.17% है। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत और संबंधित प्रमुख जनजातीय समुदायों के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। इसमें जनजातियों से संबंधित दिया गया है और इसमें गलत ऑप्शन बताना है और इससे एक क्वेश्चन रहता ही है, मिलान करने के लिए हो या फिर सुमेलित करके पूछा गया हो। इसमें पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर भील, मीणा और वारली, ठीक है। मध्य क्षेत्र में देखें मुंडा, उराव और संथाल, ठीक है, ये भी दूसरा ऑप्शन भी। तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में लेप्चा, गिरिसिया, चेंचू, इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर इरूला, टोंडा, बडगा और पालियन और चोला नायकन, ये होगा दक्षिणी क्षेत्र में, ना कि ये होगा। इसमें लेप्चा जो पाई जाती है ये यहाँ पर नहीं पाई जाती, जबकि लेप्चा उत्तर पूर्व जैसे सिक्किम, हिमालय इन क्षेत्रों में पाई जाती है। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 40, कैंगिन, तमराई, लदांग और चेना का अर्थ क्या होता है। इसमें यहाँ पर झूम स्थानांतरी कृषि की परंपरागत ये पद्धति है, तो ए आंसर इसका सही आंसर है, जो कैनिंग, तमराई और लदांग है, ए आंसर है। नेक्स्ट है 41, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसमें यहाँ पर प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताना है, तो इसमें है यहाँ पर थाईलैंड, बी आंसर इसमें सही आंसर है। और ये विश्व के कुल उत्पादन का 31 से 36% का उत्पादन करता है। 4.8 मिलियन मीट्रिक टन ये वर्ष 2022 के अनुसार है। और भारत की बात करें तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक है, 5वां है भारत, तो बी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है और इसमें देखनी है रबी की जो फसलें होंगी वो कौन कौन सी हैं, रबी की फसल बतानी है। इसमें यहाँ पर पहला सरसों तो है, फिर यहाँ पर कपास और मूंगफली दोनों ये खरीफ की फसल है, और जो चना है ये भी रबी की फसल है, 1 और 4 होगा, तो बी आंसर इसका सही आंसर होगा। कपास और मूंगफली, जूट हो गया, ये जो फसल होती हैं खरीफ की फसल होती हैं। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा है। शीत महासागरीय धारा इसमें देखनी है। पहला इसमें यहाँ पर कुरोशियो, जो कुरोशियो है यहाँ पर ये गर्म होगी। एक यहाँ पर जापान में है, ये प्रशांत महासागर की है। आयो सिवो, आयो मतलब कि जो यहाँ पर भूमध्य रेखा है, जब इसकी तरफ को आएगी धारा तो वो ठंडी धारा होती है, और यहाँ से जाती है तो वो गर्म धाराएं होती हैं। तो आयो सिवो हो जाती है ठंडी, और क्यूरो सिवो यहाँ पर ये होगी गर्म जलधारा। तो इसमें शीत की देखनी है, तो इसमें दूसरा है ब्राज़ील, जो ब्राज़ील की धारा है ये गर्म होती है। अगुलहास ये भी गर्म जलधारा होती है, लेकिन लेब्राडोर की जो जलधारा है ये शीत जलधारा है, ठंडी जलधारा है, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 है। 44 में निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित होता है। कौन सा इसमें ऐसा मरुस्थल है उसका बताना है, तो ये है यारडांग, बी ऑप्शन इसमें सही है। और ये पवन की दिशा में नरम चट्टानों में काटे गए समानांतर गर्त होते हैं। गर्त मतलब कि गड्ढे, यहाँ पर गड्ढे हो जाएंगे, जो यहाँ का जो रेतीला क्षेत्र होता है पवनों के द्वारा दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है, उसी को ही बोला जाएगा। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। और ये जो कटक होती हैं उसको अलग किया जाता है,
और यारडांग की जो दिशा होती है प्रचलित पवन की दिशा का संकेत दे सकती है। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संदर्भ में इसमें कथन देखने और सही कथन भी बताने हैं। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। जो क्षोभ मंडल की पृथ्वी की ओजोन परत होती है इसमें सर्वाधिक नहीं पाया जाता है। ये समताप मंडल में स्थित होती है और ये क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल परत है वो कहाँ पर है? क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई होती है 12 से 50 किलोमीटर होती है। तो इसका पहला ऑप्शन तो गलत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा पर अधिक होती है। इसमें यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर ये लगभग 6 किलोमीटर होती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन ए में आ रहा है, केवल ए आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 46। शंकुधारी वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के अधो ध्रुवीय क्षेत्र में। तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 47 है ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं। यह अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे मुक्त नहीं रह पाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ब्लैक होल वही है। ब्लैक होल की इवेंट होराइजन वह सीमा है जिसके पार कुछ भी उसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। तो दोनों ऑप्शन सी में आ रहे हैं। सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 48। निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? इसमें यहाँ पर पेरू से नहीं होकर गुजरती है। यहाँ पर पेरू की राजधानी लीमा है, तो चिली से भी होकर गुजरती है, बोत्सवाना से भी और मेडागास्कर से भी, लेकिन पेरू से ये होकर नहीं गुजरती है। ये 10 देशों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में बात करें तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली पराग्वे से होकर, जबकि अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। 10 देश हैं टोटल। तो इसमें यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 49। जब ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर 12 बजे हैं तब 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित जो थिम्पू है स्थानीय समय क्या होगा? इसमें यहाँ पर देखें तो जो ग्रीनविच से पूर्व की ओर प्रत्येक डिग्री का पर समय जो होता है वो 4 मिनट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बोला हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है और यहाँ पर 4 मिनट बढ़ जाता है, तो कितना हो गया? ये 360 मिनट हो जाएगा, 360 बढ़ जाएगा। तो 360 का इसमें कितना हो जाएगा? 6 घंटे हो जाएगा। तो 6 घंटे इसमें बढ़ जाएगा। 12 तो बज रहे थे दोपहर के, तो 6 बज जाएंगे इसमें, तो 6 PM होगा। इसमें 6 PM यहाँ पर अपराह्न हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा इसका सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें 50। निम्नलिखित में से कौन सी, इसमें देखना है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? इसमें एंडीज है। बी आंसर इसमें सही आंसर है। और इसकी जो कुल लंबाई है 6900 किलोमीटर है और ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा देश सही से सुमिलित नहीं है? इसमें ये देखना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और किस देश से ये सुमेलित नहीं है। पहला है डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ठीक है। मैकमोहन रेखा भी ठीक है। जबकि मैगिनोट की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है, ना कि ये फ्रांस और बेल्जियम के बीच है। 38वीं समांतर रेखा ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में ही स्थित है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। सी आंसर इसका सही होगा क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट 52। कील नहर निम्नलिखित में से किन 2 सागरों को जोड़ती है? ये यहाँ पर जोड़ती है उत्तरी सागर, उत्तरी बाल्टिक। जो कील उत्तरी बाल्टिक, जो उत्तर में बाल्टिक रखी है, इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है कि जो कील है वो
उत्तर में बाल्टी में रखी हुई है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, सी आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है टॉर्नेडो सामान्य संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य भाग में आते हैं, विशेषकर उस क्षेत्र में जिसे टॉर्नेडो एली कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है सैफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, जो वायु की गति और संभावित क्षति पर आधारित होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। यहाँ पर टोर्नेडो को मापने के लिए फुजीता अथवा उन्नत फुजीता EF स्केल का उपयोग किया जाता है, जो क्षति के आधार पर वायु की अनुमानित गति भी बताता है, ना कि सैफिर सिम्पसन स्केल का। किसका किया जाएगा? फुजीता अथवा उन्नत फुजीता का स्केल का उपयोग किया जाता है, ना कि इसका। केवल ए आंसर होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है इसमें 54, सूची 1 और सूची 2 इसमें देखना और इधर यहाँ पर स्थानीय पवन दी गई है, सही ऑप्शन इसमें बताना है। इसमें लेवेचे इसमें कहीं कहीं लेवेज भी लिखा हुआ आता है, पहले कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है PYQs में, तो लेवेज ही लिखा हुआ है, तो ए का जो होगा इसमें दूसरा ऑप्शन होगा। फिर सिरोको की बात करें तो सिरोको का जो होगा इसमें भूमध्य सागर या बेसिन में। अब इसमें यहाँ पर जोड़ा जो होगा ये एंडीज का पूर्वी ढाल भाग, और बुरान की बात करें तो मध्य एशिया और रूस। तो इसका आंसर जो होगा ये ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, बंदरगाह और देश इसमें ये दिए गए, तो मिलान करके बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। इगार का, यहाँ पर जो इगार का है ये है रूस में। फिर यहाँ पर माराकाइबो ये वेनेजुएला में, और रोटरडैम की इसमें बात करें तो ये है नीदरलैंड में। यहाँ पर नीदरलैंड में फिर सेंटोस ही एक बच गया है, और ये है यहाँ पर ब्राज़ील में। इसमें यहाँ पर पहले का तीसरा और यहाँ पर डी का चौथा, तो सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, इसमें पारिस्थितिकी शब्द का सृजन किसके द्वारा किया गया था? ये अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था, तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है 57 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही उत्तर देखना है। सवाल प्रस्फुट पर जो प्रस्फुटन है मुख्यतः जल क्षेत्रों में पोषक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण ये होता है। इसमें पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जब अधिक मात्रा हो जाएगी तो उसके कारण ही होगा। दूसरा ऑप्शन है जल सुपोषण, जल क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा में सुधार करता है, जिससे जलीय जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन की सुधार नहीं करता है, जबकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। तो ये आ रहा है सी में, केवल एक, सी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है इसमें 58, राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और इधर प्रजातियां दी गई हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी प्रजाति मिलती है उसका मिलान करके बताना है। इसमें पहले की बात करें तो दाची गाम ये है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर ये हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा का एकमात्र प्राकृतिक पर्यायवास है, तो ए का जो होगा इसमें दूसरा होगा। फिर है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान होगा इसमें एशियाई शेर के लिए ही प्रसिद्ध है। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये गैंडा के लिए, अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये है नीलगिरी तहर के लिए। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही है, डी का चौथा और ए का पहला। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हाल के दशकों में प्रवाल भित्तियों के लिए सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है? इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, महासागरीय सतह का जो बढ़ता तापमान है और महासागरों का घटता pH मान। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 में है
कौन सी प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला के क्रमिक स्तरों पर जीवों में विषाक्त पदार्थों की बढ़ती सांद्रता की व्याख्या करती है? जो भी क्रमिक स्तरों में जीवों में जो विषाक्त पदार्थ है उसकी बढ़ती सांद्रता की जो व्याख्या की जाएगी वो की जाती है जैव आवर्धन में, बायो मैग्निफिकेशन इसको बोला जाता है। तो बी डी आंसर इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पर जो जैव आवर्धन होता है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती है। जैसे कि कोई जीव है, इस जीव को खाया दूसरे जीव ने, तो इसमें यहाँ पर कम थी विषाक्त की मात्रा, इसने जो भी चीज़ें खाई फिर इसने खा लिया तो इसमें थोड़ी और बढ़ जाएगी, फिर इसको खाएगा इसमें और बढ़ जाएगी, इसमें और बढ़ जाएगी, इस तरीके से ये होता जाता है। तो डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 61, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत मामलों का निपटान ये नहीं करता है? तो इसमें यहाँ पर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 इसका तो करता है। फिर यहाँ पर 1981 का भी करता है जो वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। और यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसका नहीं करता है। ये पर्यावरण अधिनियम इसका भी करता है लेकिन सी ऑप्शन का नहीं करता है, तो गलत पूछा गया है। सी आंसर इसमें सही आंसर है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 2010 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, पौधे के संवहनी उत्तकों के संबंध में इसमें सही कथन देखने हैं। जाइलम जड़ों और पत्तियों के बीच द्विदिशीय रूप से जल और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोम केवल जड़ों से पत्तियों तक भोजन का परिवहन करता है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो जाइलम होता है केवल जड़ों से पत्तियों की ओर जल और खनिजों का परिवहन करता है, यह द्विदिशीय नहीं होता है। ये जड़ों से करेगा, जड़ों से पत्तियों की ओर जल और खनिजों का परिवहन करेगा। जाइलम जा से हो रहा है तो जड़ों से पत्तियों की ओर को, ये द्विदिशीय नहीं होगा। इसमें बाई डायरेक्शनली, पहला ऑप्शन गलत है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही संवहनी उत्तक हैं, लेकिन केवल फ्लोएम ही प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा आ रहा है सी में केवल 2 आंसर होगा। नेक्स्ट है 63, निम्नलिखित में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के संबंध में सही कथन इसमें बताना है? इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है पादप कोशिकाओं में तारकाय जो तारक काय उपस्थित होता है परंतु लवक अनुपस्थित होते हैं। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें तारक काय उपस्थित नहीं होता है, इसमें लवक अनुपस्थित होते हैं। ये ऑप्शन जो लवक होंगे इसमें अनुपस्थित, यहाँ पर अनुपस्थित नहीं होंगे, जबकि प्राणी कोशिकाओं में लवक अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें यहाँ पर पहला तो गलत है। दूसरा देखें, प्राणी कोशिकाओं में तारक काय अनुपस्थित होता है परंतु लवक मौजूद होते हैं, ये भी इसमें गलत है। इसमें ना दोनों ऐसे रिवर्स करके दे दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हैं, ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। डी आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 64, निम्नलिखित में से कौन सा अपस्थानिक मूलों वाले पौधों का उदाहरण इसमें नहीं है? तो इसका जो होगा डी ऑप्शन सही होगा, सरसों। यहाँ पर इसमें यही अपस्थानिक मूलों वाले पौधों का उदाहरण नहीं है। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से कौन सा आभारी फल का उदाहरण नहीं है? इसमें आभारी फल का उदाहरण देखना है, आम नहीं होता है। बाह्य फल भित्ति जो बाहरी परत होगी, मध्य फल भित्ति ये मध्य मांसल भाग, अंत्य फल भित्ति जो सबसे आंतरिक परत जो कठोर और काष्ठीय होते हैं जैसे आम और नारियल। तो इसका जो आंसर है ये सी ऑप्शन ही सही आंसर है। नेक्स्ट है 66, विभिन्न प्रकार के विलयनों में कोशिकाओं के व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन इसमें सही है? सही कथन इसमें देखना है। पहला है समपराशरी विलयन में कोशिका से जल का प्रवेश या निकास नहीं होता है। अल्प
पराशरी विलयन में जल अंतः परासरण के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करता है, जिससे शोध हो जाता है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। और जो अति पराशरी विलयन होता है उसमें जल कोशिका से बाह्य परासरण के माध्यम से बाहर निकलेगा और जो जीव द्रव्य है वो संकुचित भी हो जाता है। तीनों ऑप्शन इसमें सही आंसर हैं, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। इसमें यहाँ पर पौधों में बिंदु स्राव के संबंध में बताना है कौन से कथन इसके सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यह सामान्यतः रात्रि या प्रातः काल में निम्न तापमान पर विशेष रंध्रों, जिन्हें जल रंध्र कहा जाता है, के माध्यम से घटित होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बिंदु स्राव में रंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में जल नष्ट हो जाता है। इसमें यहाँ पर जल नष्ट नहीं होता है, इसमें जो वाष्प उत्सर्जन होगा वो न्यूनतम होगा, तो तापमान भी कैसा होगा यहाँ पर कम होगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, पहला ऑप्शन इसमें ठीक है, तो केवल एक आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 68। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है। इसमें प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण बताना है कौन सा नहीं है। नायलॉन ये प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है, जबकि ये कृत्रिम होता है, मानव निर्मित बहुलक है। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पर कृत्रिम बहुलक के पॉलीथीन होगा, पीवीसी, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, टेरिलीन, कृत्रिम रबर और भी बहुत सारे इसमें होते हैं। नेक्स्ट है 69। भारत में कृंतकनाशी विषाक्तता के लिए सर्वाधिक सामान्य कारक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं। ये है फॉस्फाइड श्रेणी से, तो ए आंसर इसका सही आंसर होगा। जो कृंतकनाशी विषाक्तता में फॉस्फाइड यहाँ पर यूज़ किया जाता है इसका। नेक्स्ट है इसमें 70 में निम्नलिखित में से कौन सा एंटासिड के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड का यूज़ नहीं किया जाता है, NH4Cl का, तो इसका डी आंसर सही आंसर होगा। जो एंटासिड पदार्थ होते हैं वो आमाशय में जो पेट होगा उसमें अतिरिक्त एसिड को निष्क्रिय कर देता है और अम्लता तथा अपच से राहत प्रदान करते हैं, वही एंटासिड होते हैं। जो भी यहाँ पर एसिड होगा उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जो भी एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जो एसिडिटी हो जाती है उस टाइम पर, तो इसमें डी आंसर का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट 71। वैद्युत रासायनिक सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है फैराडे सेल एक बाह्य शक्ति स्रोत के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनिक सेल स्वतः रेडॉक्स अभिक्रियाओं के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो गैल्वेनिक सेल होगा ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा, जबकि फैराडे सेल ये करेगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित होता है। जो टिंडल प्रभाव होता है ये कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन इससे संबंधित होता है। टिंडल प्रभाव का अवलोकन सबसे पहले 1869 में किया गया था टिंडल ने, और जब प्रकाश एक प्रबल किरण कोलाइडल विलयन से होकर गुजरता है, जैसे कि घर है और घर में छोटा सा कहीं पर छेद हो तो उससे जो प्रकाश आता है उसी को यहाँ पर टिंडल प्रभाव बोला जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश एक छोटे से छिद्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, जो किरणें होती हैं वो दृश्यमान प्रतीत होती हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित धूल के जो कण होंगे प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकर्णित कर देते हैं, उसको स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 73। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पोषण में शामिल प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है। इसमें सही अनुक्रम बताना है मानव पोषण में जो शामिल क्रियाएं होती हैं। तो इसमें यहाँ पर अनुक्रम पहले तो 4 होगा, अंतर्ग्रहण होगा, यहाँ पर 4 होगा,
उसके बाद जो होगा यहाँ पर पाचन होगा, 4 के बाद इसमें 2 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर अवशोषण किया जाएगा, अब्जॉर्व किया जाएगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा और यहाँ पर निष्कासन जो होगा वो तो सबसे बाद में आएगा और इसमें सबसे बाद में दिया हुआ भी है 1 और फिर 3। यहाँ पर 4 2 5 1 3 ए में आ रहा है तो ए आंसर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 74 निम्नलिखित में से कौन पास्कल के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित है। पास्कल के नियम के आधार पर देखना है तो इसमें है ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल के नियम के आधार पर ही है ये। और पास्कल का नियम क्या होता है, जब किसी बंद तरल पदार्थ जैसे कि कोई बंद तरल पदार्थ है और किसी भी भाग पर दाब आरोपित किया जाए, जैसे ये बंद है, इसमें तरल पदार्थ है, जैसे कि हम लिक्विड मान लेते हैं, और इसके किसी भी भाग पर इस पर दाब आरोपित कर रहे हैं, मतलब कि प्रेशर को लगा रहे हैं, तो ये पूरे तरल पदार्थ में और बर्तन की दीवारों तक सभी दिशाओं में समान रूप से और बिना कम किए हुए संचारित होगा। इसमें हम किसी भी भाग पर लगाएंगे तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो समान रूप से लगेगा पूरे उस पर, तो इसमें यहाँ पर सी आंसर सही होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट, सी आंसर है। नेक्स्ट है 75 है क्रिकेट गेंद की स्विंग निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ये है बर्नौली का सिद्धांत पर आधारित। जो बर्नौली का सिद्धांत होता है, जैसे कि कोई तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ का वेग अधिक होगा तो वहाँ दाब कम होगा, और जहाँ तरल पदार्थ का वेग कम होगा और वहाँ दाब अधिक होगा। यहाँ पर वेग और दाब से इसका उल्टा संबंध है, तो इसका जो होगा यहाँ पर ए आंसर है। क्रिकेट गेंद की जो स्विंग है निम्नलिखित में से बर्नौली के सिद्धांत पर ये आधारित होती है, ए आंसर इसका सही है।